हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो कटिंग टूल्स में से होगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन हमने सम्मिलित किया है उसको हमने थोड़ा सरल भाषा में लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ जाए, क्योंकि कुछ लोग जो है वो टफ भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप यदि ईजी भाषा को समझ जाएंगे तो फिर आप इंग्लिश को भी रेफरेंस लेकर या इंग्लिश को पढ़कर आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है 1 नंबर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दाएं साइड जो बेल आइकॉन का बटन है उसे दबाकर ऑल कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। दोस्तों, हेक्सा ब्लेड आपने देखा होगा, इस तरह से हेक्सा ब्लेड होते हैं और इसमें दांते बने होते हैं। तो आपको बताना है कि इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक नापी जाती है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इसके जो आई होल होते हैं, इसके जो होल है, आपको यहाँ से यहाँ तक होल की टोटल लंबाई जैसे 250 mm तो यहाँ से नापी जाती है। तो यहाँ देखिए, आप उसके सेंटर से सेंटर की दूरी लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे इसकी कुल लंबाई है 250 mm, तो आप यहाँ से नापेंगे, ना कि ब्लेड के अंतिम सिरे से। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कटाई टूल की धातु होती है। तो दोस्तों, यहाँ आपको बताना है कि कटिंग टूल की धातु अधिकतम कौन सी धातु की बनी होती है। तो देखिए, कार्बन स्टील लिखा हुआ है, हाई स्पीड स्टील लिखा हुआ है, कास्ट स्टील और अ और बी दोनों। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील इसका सबसे ज़्यादा टूल बनाया जाता है, इसलिए ए और बी ये दोनों सही है, ठीक है। अब मान लीजिए, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि उपरोक्त सभी लिखा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उपरोक्त सभी लिखते हैं, क्योंकि कास्ट स्टील का भी कुछ टूल्स बनता है, जैसे हॉट चीजर हो गया या फ्लूटर्स हो गया। ये सारी चीज़ जो है फोर्जिंग टूल्स खास करके ये इससे बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेक्सा ब्लेड बनाए जाते हैं। तो आपको यहाँ बताना है कि हेक्सा ब्लेड जो है, ब्लेड के बारे में पूछा है दोस्तों। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लेड है जिससे हम कटिंग करते हैं, इसके बारे में पूछा है। तो आपको बताना है कि हेक्सा ब्लेड कौन सा मेटल का बना होता है। तो देखिए, क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील, माइल्ड स्टील और कोई अन्य। तो दोस्तों, हाई कार्बन और हाई स्पीड दोनों स्टील का हेक्सा ब्लेड बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हेक्सा फ्रेम। तो आपको ये बताना है कि हेक्सा फ्रेम कौन सा मेटल का बना होता है। ये जो फ्रेम रहता है, ये हैंडल है और ये फ्रेम है जहाँ पे आपको बीच में ब्लेड यहाँ लगाना होता है। तो ये फ्रेम माइल्ड स्टील से बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। कास्ट स्टील, हाई कार्बन स्टील और कास्ट आयरन, ये ऑप्शन का सही जवाब नहीं है। तो सही आंसर जो है वो 4 का ए होगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आ चुका है दोस्तों। हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग का मुख्य कारण क्या है। तो आपने देखा होगा कि दोस्तों, हेक्सा ब्लेड में जो दांतों की सेटिंग होती है, 2 दाएं 2 बाएं, ये 2 बाएं है, एक सीधा है, फिर दाएं दाएं और स्ट्रेट, इस प्रकार से सेटिंग होती है। जैसे आपने सुना होगा कि अल्टरनेटिव सेटिंग या जिगजैग सेटिंग या वेब सेटिंग, ये आपने सुना होगा। ये जो सेटिंग होते हैं दांतों के, ये कभी भी सीधे नहीं होते, दाएं बाएं और फिर सीधे, इस प्रकार से होते हैं। ऐसा करने से दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि जब ये फ्रिक्शन होता है या जॉब के सतह के साथ कम घर्षण करता है और कटिंग अच्छा करता है। और जो सीधे वाले दांते होते हैं, 2 के बाद 2 दाएं 2 बाएं एक सीधे, तो सीधे वाला जो है, जो भी बर वगैरह या चिप्स उसके अंदर से लोहे के जो छोटे छोटे कण निकलता है, उसे बाहर फेंकने का काम करता है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। देखिए, कटिंग करते समय घर्षण को कम करना इसका सही आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं दोस्तों। आप 6 को देखिए, पतली शीट को काटने के लिए, कौन सा शीट दोस्तों, पतली शीट। तो देखिए, यहाँ पतली शीट है, मान लीजिए आपको जो शीट दिया वो 2 से 3 mm है, ठीक है। अब यदि आपने ऐसा ब्लेड का यूज किया तो उसने पूरा बता दिया कि पतली शीट को काटने के लिए फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग में लाया जाता है। फाइन पिच ब्लेड इसलिए लाया जाता है दोस्तों, मान लीजिए आपके शीट की मोटाई 3 mm है और आपने ब्लेड यूज किया कोर्स वाले, तो कोर्स का पिच रहता है 1.8 और आपने ब्लेड ले लिया
इतना जिसके दांते जो पीछ रहते हैं बहुत बड़े बड़े हैं, तो क्या होगा कि इसके जो एक दांते हैं वो संपर्क में रहेंगे, क्योंकि 1.8 का तो पिच है, तो यहाँ से 1.8 और यहाँ से 1.8, तो दोनों के बीच हो गया 3.6। अब 3.6 के बीच में एक ही दांत है, तो ये पूरे लोड जो है दोस्तों एक दांत के ऊपर आ जाता है शीट को काटते समय। और जैसे ही इतना लोड जो एक दांत के ऊपर आता है तो क्या होता है कि ये जो ब्लेड की दांतें हैं ना दोस्तों, ये टूट जाता है। इसलिए कभी भी हमें ऐसा गलती नहीं करना है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कम से कम 2 या 3 दांतें हमेशा शीट के या प्लेट के संपर्क में रहे। इसलिए आपको वेरी फाइन 0.8 वाले पिच वाले ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसमें 2 या 3 दांतें शीट के ऊपरी फेस पर स्थान लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आप समझ गए होंगे कि 3 दांतें या 2 दांतें जो है वो मेटल के संपर्क में होना चाहिए, क्योंकि जितने दांतें संपर्क में रहेगा उससे क्या होता है कि उससे दांतों के ऊपर लोड बढ़ जाता है और बढ़ने से टूटने का संभावना कम हो जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिक लंबाई और चौड़ाई वाले जॉब को हेक्साइंग करने के लिए कौन सा फ्रेम, यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, तो आपको बताना है कि इसमें क्या करेंगे हम लोग अधिक लंबाई और चौड़ाई वाले जॉब पर हेक्साइंग करने के लिए। अब मैं इसका ऑप्शन दिखाता हूँ, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इस टाइप, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा जॉब है, आमतौर पे हेक्सा फ्रेम जो छोटा रहेगा, इस टाइप से छोटे हेक्सा फ्रेम यदि रहता है तो क्या होता है कि यहाँ आपने ब्लेड लगाया तो पूरा आर पार नहीं काट पाते और फंस जाता है, फिर आपको जॉब घुमाना पड़ता है। तो इसके बदले आप ऐसा करिए कि डीप थ्रोट कटिंग वाला इस टाइप से जो गहरा यू आकार के जो फ्रेम होता है उसको ले लेंगे, तो ये आपका समस्या समाप्त हो सकता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत थोड़ा शब्द इजी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही मायने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, पुराने हेक्सा ब्लेड के स्थान पर नए ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराने, देखिए मान लीजिए आप एक ब्लेड से कटिंग कर रहे हैं और लगातार कटिंग कर रहे हैं, आपने 8 पीस 10 पीस जॉब को काट दिया, तो क्या होगा उसके जो सेटिंग रहता है ना दोस्तों, दाएं और बाएं वाले सेटिंग मैंने आपको जैसे अभी बताया था, जैसे दाएं 2 दाएं 1 सीधे, फिर 2 बाएं 2 दाएं बाएं, इस प्रकार से जो सेटिंग रहते हैं जिसको हम दांतों की सेटिंग बोलते हैं, वेब सेटिंग हो गया या अल्टरनेट सेटिंग हो गया, तो वो क्या होता है धीरे धीरे घिस जाता है। अब मान लीजिए आपने 8 जॉब को काट दिया या 10 को काट दिया, उसके बाद आपने काटते काटते ब्लेड को तोड़ दिया और बीच काटते काटते आपने ब्लेड को तोड़ दिया और आपने आधा रास्ते में ब्लेड को आधा पीस काटा और यहाँ जाके ब्लेड फंस गया। अब यदि आपको पूरा पार्टिंग करना है तो यदि वहाँ पे नए ब्लेड लेंगे तो आप ऊपर से इसको डाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका नया जो ब्लेड है उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ा ज़्यादा है। क्लियरेंस को ऐड करके जो आपने अल्टरनेट सेटिंग है, दोनों साइड के सेटिंग को ऐड करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ही आप डालने की कोशिश करेंगे ऊपर से कटा हुआ जगह से, तो ब्लेड टूट जाता है। इसलिए आपको उसी कंडीशन के ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आपने क्रिकेट में भी देखा होगा कि यदि 10 ओवर खेलने के बाद कोई बॉल घूम जाता है तो उसके जगह सेम कंडीशन वाला बॉल का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, हमारे टेक्निकल चीज़ें आपको मैंने टेक्निकल में बहुत अच्छे से बताया। तो इसका ऑप्शन में क्या आएगा दोस्तों, नए ब्लेड। देखिए पुराने हेक्सा ब्लेड के स्थान पर नए ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कटिंग करते समय अवकाश नहीं मिलता। ठीक है, कटिंग ब्लेड के दांते तेज होते हैं, नए ब्लेड अन्य ग्रेड के होते हैं या नए ब्लेड हार्ड होते हैं, तो यहाँ अवकाश नहीं मिलता, इसका सही आंसर होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए दोस्तों, पतली चादर और शीट की कटिंग के लिए किस प्रकार की ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने अभी जस्ट ही क्वेश्चन बताया, इसके बारे में मैंने आपको जस्ट 2-3 मिनट पहले ही बताया था कि आपको यदि पतली शीट और चादर की कटिंग करनी है तो आपको विशेष ध्यान देना है कि आप पिच जो है वो हमेशा 0.8 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 2 या 3 दांतें हमेशा संपर्क में होना चाहिए। तो जैसे कोर्स फाइन, वेरी फाइन, कोर्स मीडियम फाइन और वेरी फाइन, 1.8 जो है कोर्स है, 1.4 जो है वो मीडियम है, 10 ये फाइन है और 0.8 ये वेरी फाइन है। ठीक है, तो अपन कौन सा यूज करेंगे, वेरी फाइन का। ठीक है, अगला देखिए, हार्ड व रफ धातु काटने के लिए कौन सा ब्लेड का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि
कौन सा ब्लेड हार्ड मेटल के लिए। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी यदि कोई आपको हार्ड चीज़ को खाना है तो आप हमेशा 3 4 5 दांतें, जितना मैक्सिमम दांतों के ऊपर लोड लेंगे उतना आप आसानी से उसे काट सकते हैं। बस हम यही फंडा को इसके ऊपर भी लागू करेंगे। यदि ब्लेड के पिच नज़दीक हो और उसमें हम हार्ड मेटल को काटने की कोशिश करें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ज़्यादा दांतों में संपर्क होगा और वो टूटेगा नहीं। इसलिए आपको हमेशा कम से कम फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। फाइन पिच बोले तो जिसमें पिच जो है वो 1 हो। पिच क्या है? एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। तो ये हमको फाइन पिच प्रयोग करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, हेक्सा ब्लेड में ब्लेड को बांधते समय ब्लेड की दांतों की दिशा क्या होनी चाहिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग ऐसे करते हैं, बहुत बड़ा गलती करते हैं। आपने देखा होगा टेक्निकल फील्ड में ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि ब्लेड तो दे देते हैं कंपनी वाले या वर्कशॉप से, तो वो क्या करते हैं उल्टा बांध देते हैं। ऐसे मान लीजिए जिसके जो दांतें हैं वो आप जहाँ पे खड़े हो इस तरह बांध देते हैं। ये खास करके नॉन टेक्निकल वाले लोग जो करते हैं, या आप ITI कर रहे हैं तो ITI में स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आता, तो आप हमेशा याद रहे कि ब्लेड की जो दांतें हैं वो बाहर की तरफ होना चाहिए, अर्थात विंग नट की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसका ये नंबर बिल्कुल सही आंसर है 11 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कार्य करते समय यदि ब्लेड टूट जाए तो पुनः कैसे ब्लेड प्रयोग करना चाहिए। तो आपको पुराना ब्लेड प्रयोग करना चाहिए सेम ग्रेड के। ठीक है, नए प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताया क्यों नहीं करना चाहिए। हेक्सा ब्लेड निम्नानुसार निर्दिष्ट किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये मैंने सेल के एग्ज़ाम में देखा था और मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैंने सेल का एग्ज़ाम दिया था जब लास्ट टाइम 2011 में। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चेन्नई में उसका पेपर हुआ था सलाम के लिए और ये क्वेश्चन आया था और उसमें जो ऑप्शन था, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन बताना चाहूँगा। उसका सही आंसर क्या था मैं फिर से बताना चाहूँगा आपको। हेक्सा ब्लेड निम्नानुसार निर्दिष्ट किया जाता है, इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन 4 प्रकार से होता है। एक तो होता है, देखिए एक होता है उसका लंबाई। तो आपने सुना होगा कि हेक्सा ब्लेड का अधिकतम जो मैक्सिमम जो साइज़ चलता है वो 250 mm चलता है। ठीक है, फिर आपने सुना होगा चौड़ाई। तो आपने सुना होगा 13 से 16 mm इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अब उसके आपने सुना होगा मोटाई, तो 0.63 से 0.80 उसकी मोटाई होती है। और एक लास्ट होता है पिच। तो हम ऐसे लिख सकते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई गुणित पिच। ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो। लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था, ये चारों जो है ना अलग अलग ऑप्शन में था और आपको एक ही सही लगाना था। यहाँ आप समझ गए, ये नंबर पे ये था, बी में चौड़ाई था, सी में मोटाई था और डी में पिच था। तो इसमें सही आंसर जो है वो पिच होगा। ठीक है, ये पिच और उनने भी सही लगाया था और मैंने बिल्कुल सही किया था। तो आपको मैं अपना अनुभव बताया। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए लंबाई चौड़ाई मोटाई और ग्रेड दिया हुआ है। तो ग्रेड मतलब यहाँ पे ग्रेड का तो कोई संबंध नहीं है, हमको तो पिच से मतलब है, लंबाई चौड़ाई मोटाई और पिच। तो इसका जो सही आंसर है वो पिच होगा। ये 4 चीज़ इसमें देखा जाता है। यदि ऑप्शन एक ही आपको टिक लगाना होता है और 4 अलग अलग बांट दिया हो, तब की कंडीशन मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, ठोस ब्रश धातु की कटिंग के लिए कौन सी पिच वाली ब्लेड प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ठोस और ब्रास लिखा हुआ है। तो ब्रास किस प्रकार के प्रॉपर्टीज़ वाले धातु है। तो ब्रास आपको मालूम है कि थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो जहाँ भी थोड़ा सॉफ्ट मेटल होता है दोस्तों, वहाँ पे आपको कोर्स पिच ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जैसे आप आपके दांत से सॉफ्ट चीज़ को बड़े से मुंह बना के और काट लेते हैं, खा लेते हैं, इसी प्रकार से आपको सॉफ्ट चीज़ है, कॉपर हो या ब्रास हो, ये दोनों चीज़ थोड़ा सॉफ्ट रहता है, तो वहाँ पे आपको कोर्स ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। हेक्सा ब्लेड की कुछ स्ट्रोक के बाद ढीला हो जाता है। हेक्सा ब्लेड आपने यूज करते करते देखा होगा कि कुछ स्ट्रोक के बाद ढीला हो जाता है। ऐसा समस्या कई बार आता है आपके बल के कारण, आप अतिरिक्त बल लगा देते हैं। कई बार तो बहुत सारे कलाकार ऐसा भी होता है जिनके पास हाथ से टाइट करने के बजाय वो वाइस के जबड़े में बांध देता है और उसको हेक्सा को घुमा देता है। ऐसा करने से ब्लेड की जो एक उसकी टेंसिटी स्ट्रेंथ रहता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, वो खराब हो जाता है। क्योंकि एक पतला ब्लेड है और वो लगभग 0.8 से कम मोटाई की है। तो इसमें ऐसा थोड़ी ना है कि आप जितने भी ताकत लगाओगे वो बना हुआ रहेगा। तो इसका ऑप्शन ये होगा, ब्लेड खिंचाव के वजह से धातु में फैलती है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है।
क्योंकि आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया। और एक हर कोई दुनिया में हर चीज़ का एक स्ट्रेंथ होता है, वो स्ट्रेंथ के ऊपर यदि जब भी फैलता है तो परमानेंट सेट में चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, हेक्साब्लेड में अल्टरनेटिव दांते सेटिंग का क्या कारण है। तो आपको ये बताना है कि हेक्सा में जो दांते मैंने आपको बताया कि सेटिंग होते हैं दाएं बाएं सीधे दाएं बाएं सीधे, है ना, ये इसका क्या रीज़न है, तो आपको ये बताना है। तो देखिए, कटिंग कार्य को सुगम बनाने के लिए, ठीक है, ब्लेड को जॉब के बीच घर्षण को कम करने के लिए, ब्लेड के जीवन काल बढ़ाने के लिए और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आपको देखना है कि ये जो भी ऑप्शन दिया है ना दोस्तों, ये सभी सही बैठ रहा है, इसलिए आपको उपयुक्त सभी लगाना है। ठीक है, ये सारे चीज़ जो है वो सभी का मायने है इसमें, इस क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में भी लोग ज़्यादातर गलत करके आते हैं। बिंग नट का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता है कि हेक्सा नट, थंब नट, फ्लाई नट या आ और ब दोनों, तो ये आपको बताना है। और इसमें आपने सुना होगा लोग ज़्यादातर हेक्सा नट लगा देते हैं क्योंकि हेक्सा में यूज होते हैं। यदि आप पढ़ के जाएंगे तो ऐसे ही करेंगे और ये जो कि गलत होगा। सही क्या होगा दोस्तों, फ्लाई नट। ठीक है, इसे हाथ के द्वारा टाइट किया जाता है, सामने रहता है, क्योंकि कुछ इस प्रकार से रहता है, आपने देखा होगा, यहाँ से थ्रेड निकलता है और यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है ना, तो ये आपने देखा होगा, ये फ्लाई नट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाई कार्बन में हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस होती है। जैसे आपने ब्लेड देखा वो हाई कार्बन स्टील का हो तो उसकी जो हार्डनेस रेंज है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यदि हाई कार्बन स्टील का हो और वो उसकी हार्डनेस के बारे में पूछा गया तो आपको 53 से 59 HRC लगाना है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील। जैसे ही हाई स्पीड हो जाता है या अलॉय स्टील हो जाता है तो 60 प्लस हो जाता है और 60 से 64 के 20। जैसे ही अलॉय स्टील हो जाता है तो यहाँ आपको 60 से 64 के बीच लगाना होता है। बिल्कुल आप इसमें निस्संदेह रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य हेक्सा ब्लेड की लंबाई होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को लेके बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन आप किसी भी मत के चक्कर में मत पड़िएगा। आप एकदम निश्चित तौर पर निश्चिंत होकर क्वेश्चन को देखकर ही 250 mm लगा दीजिएगा। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों ये इसरो से लेकर और मेट्रो तक के सभी ने 250 mm को सही माना, तो आप भी निश्चित तौर पर 250 को ही सही माने। आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, जिस ब्लेड में केवल दांते को हार्ड करते हैं उसे क्या कहते हैं। आप क्वेश्चन को समझ पाए क्या। जैसे ये ब्लेड है और ये ब्लेड के जो दांते हैं, आप देखिए ध्यान से। अब क्या होता है कि ब्लेड टूटे नहीं, इसके लिए थोड़ा सा अलग अलग तरह तरह के ब्लेड को बनाया जाता है। तो सिर्फ दांते को हार्ड यदि करेंगे दोस्तों, सिर्फ दांते, बाकी देखिए ये आई होल तो दोनों सॉफ्ट, सभी ब्लेड में सॉफ्ट रहेगा, नहीं तो टूट जाता है। और तो आपको सिर्फ एक ब्लेड ऐसा कंडीशन दे रहे हैं कि सिर्फ दांतों को हार्ड करना है, तो उसको फ्लेक्सिबल ब्लेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसे फ्लेक्सिबल लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का ए। अब आप क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, जिस ब्लेड में पिन होल को छोड़ पूरे ब्लेड को हार्ड कर दिया जाता है। दोस्तों सभी ब्लेड में पिन होल तो वैसे ही सॉफ्ट रहता है, तो इसे आप कौन सा नाम से जानेंगे। तो देखिए फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल सेंटर, स्प्रिंग बैक या ऑल हार्ड। तो दोस्तों ये ऑल हार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको पूरा हार्ड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, 4 प्रकार के पिच के ब्लेड पाया जाता है जो कि है। तो मैंने इसको आपको लिख के दिखा दिया है कि 4 प्रकार के पिच वाले कौन कौन से ब्लेड है। तो 1.8 वाले, 2, 3, 4 ये तो गलत है। 14, 18, 24, 26 ये भी गलत है। देखिए 1.8, 1, ठीक है, 0.4, 1 और 8 ये बिल्कुल सही है ना। 1.8 जो है कोर्स, फिर 1.4 मीडियम, 1.0 ये फाइन और 0.8 जो है वो वेरी फाइन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, आप इसे लगाइएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मोटे जॉब तथा नरम धातु के लिए किस ग्रेड का ब्लेड प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जॉब मोटे भी है और ग्रेड जॉब मोटे हैं पर नरम है। मोटे से हमको कोई दिक्कत नहीं, कितने मोटे उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ नरम शब्द आया तो आपने कोर्स लगाया, ठीक है, और आपने 1 नंबर पाया। अगला क्वेश्चन देखिए,
गर्म छेनी को बनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन से आपको ऐसा लग रहा होगा कि गर्म छेनी ये क्या होता है, तो हॉट चीजल लिखने से आपको सही लगता। तो हॉट चीजल जो होता है ऐसा छेनी जिसको गर्म अवस्था में प्रयोग किया जाता है, उसे हॉट चीजल या गर्म छेनी कहते हैं, और ये हाई कार्बन स्टील का बनाते हैं। हॉट चीजल हो या कोल्ड चीजल हो, दोनों को ही हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि हॉट चीजल का प्रयोग गर्म जॉब को काटने के लिए करते हैं, इसका एंगल 30 डिग्री होता है, और कोल्ड चीजल 60 डिग्री का होता है, ये भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है, पर ये 60 डिग्री का होता है आमतौर पर। ठीक है, उसके बाद मटेरियल के हिसाब से चेंज होते रहता है। जैसे आपने देखा होगा, यदि कास्ट आयरन है तो 60 हो जाता है, माइल्ड स्टील के लिए 55। इस प्रकार से 60 इसका सही जवाब होता है, आमतौर पे इसको सही माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। छेनी का विशिष्टीकरण किया जाता है, आपको चीजल का स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना है। तो चलिए दोस्तों हम 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, ये नंबर है, और चौड़ाई व प्रकार से लंबाई और फेस की चौड़ाई और कटिंग पॉइंट का आकार। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। पहले तो लंबाई, तो चीजल कितने लंबाई में है ये आपको ये आता है, ये भी आपको जोड़ना है। दूसरा क्या जोड़ना है दोस्तों, चीजल की फेस की चौड़ाई, तो इसकी जो फेस है, कटिंग एज जिसको बोलते हैं, इसकी चौड़ाई कितना है, तो ये आपको दोनों चीज़ साथ में जोड़ना है। और तीसरा कटिंग पॉइंट का आकार कैसा है। तो दोस्तों कटिंग पर चीजल जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्रॉस कट, उसके बाद फ्लैट होता है, उसके बाद हाफ राउंड होता है, उसके बाद काउ माउथ होता है, उसके बाद बेंड होता है, साइड कट जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से इसकी जो कटिंग पॉइंट का शेप रहता है, उससे उसका आकार के आधार पर उसे हम पहचानते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी का अलग अलग आकार होता है, शेप इसके सामने का, तो उससे हम पहचान जाते हैं। फ्लैट छेनी के धार रखी जाती है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे रखा जाता है, जैसे फ्लैट चीजल आपने देखा होगा, चीजल कुछ इस प्रकार से होता है, तो उसके सामने वाला इससे एकदम स्ट्रेट ना होकर थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है। दोस्तों कॉन्वेक्स मतलब होता है उत्तल। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया, इतना नहीं, थोड़ा सा कम होता है, ताकि ये इसका जो एज रहेगा शार्प रहता है। तो क्या होता है दोस्तों, ये किसी भी जॉब में कॉर्नर धंस सकता है, तो धंसने से बचने के लिए थोड़ा सा उसके फेस को उत्तल बना देते हैं। उत्तल को कॉन्वेक्स बोला जाता है। इसका सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। कीवेज बनाने के लिए किस प्रकार का चीजल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कीवेज मतलब होता है चाबी घाट, हिंदी में इसको चाबी घाट बोला जाता है। तो आपने देखा होगा कि चाबी घाट जो है वो किस में बनाया जाता है, तो शाफ्ट में बनाते हैं इस प्रकार से। तो ये बनाने के लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके जो कटिंग एज होता है वो 16 mm होता है, 4 से या 6 से लेकर 16 mm, तो थोड़ा कम होता है, इसलिए वो एक मजबूती मिलती है, और वो चीजल के द्वारा, इस चीजल के द्वारा हम चाबी घाट को बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। स्नीप के धार कितने डिग्री में ग्राइंड किया जाता है। तो यहाँ आपको बताना है कि स्नीप जो है, स्नीप मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, एक प्रकार की कैंची है, और उसके द्वारा शीट मेटल वर्क में या शीट को काटते समय इसका प्रयोग करते हैं। तो वो 80 डिग्री या कभी कभी इसमें 81 डिग्री होता है। तो आप दोनों को ध्यान रखिएगा, जो सही है आप उसे लगा देंगे। यदि 80 हो तो 80 लगाना, नहीं तो 81 होगा। दोनों ऑप्शन नहीं होगा, यदि दोनों होगा तो आप 81 लगाना। इस बात को भी आप ध्यान रखिए, मैं आपको हर कंडीशन के बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे आप चाकू लिखेंगे, चाकू, नाइफ लिखना है। ठीक है, स्नीप की जगह आपको नाइफ लिखना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन 67 को काट के 10 डिग्री कर देना है, क्योंकि एक क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार रिपीट क्वेश्चन है तो इसको हमने चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन क्या बन गया, चाकू की धार कितने डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। तो यहाँ 10 डिग्री आपको लगाना है। ठीक है, क्योंकि काट पीट हो चुका है तो इसमें कुछ सुधार की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जो नाइफ होता है घर के चाकू, वो 10 डिग्री में बना होता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, 10 डिग्री आप इसको लगा के आइएगा। आमतौर पे इसे 10 डिग्री रखा जाता है। यदि आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो हमारे घर में तो 30 डिग्री वाला है, तो आपके घर पे होगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 10 डिग्री वाला है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। स्नीप किस धातु से बनाई जाती है। स्नीप के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार की कैंची है जिसको शीट काटने के लिए प्रयोग करते हैं, और ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो यहाँ पे हाई कार्बन है क्या, नहीं है, तो आप यहाँ पे कार्बन स्टील के साथ जाएंगे। किसके साथ, कार्बन स्टील, क्योंकि कार्बन की मात्रा के हिसाब से ही स्टील को अलग अलग विभाजित किया गया है। जैसे 0.15 से लेकर 0.30 है तो ये लो कार्बन या, ठीक है,
और 0.30 से लेकर 0.70 तक है तो ये मीडियम कार्बन, और 0.70 से है 1.5% तक के तो ये हाई कार्बन। तो ये जो कार्बन के परसेंट के हिसाब से इसे बनाया जाता है। तो ये जो 0.7 से 1.5 वाले कार्बन वाले स्टील है, इसी से हम बनाएंगे स्निप। ठीक है, स्निप बना लो या शेयर बना लो। शेयर मतलब थोड़ा बड़े साइज के या बड़े मोटे प्लेट को काटने के लिए शेयर का प्रयोग करते हैं, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब चीजल किस धातु से बनाई जाती है दोस्तों? तो चीजल जो है वो कार्बन स्टील से बनाते हैं। चीजल कार्बन स्टील से बनाते हैं, तो कार्बन में यहाँ हाई कार्बन होता है, तो ये चीज़ को आप भी ध्यान रखिएगा। और इसमें 0.90% तक, मतलब ये आप समझिए कि 0.9 से लेकर और 0.9 से लेकर 1%, 10% से कम चीजल के लिए उससे कम मात्रा में कार्बन होना चाहिए, क्योंकि चीजल के ऊपर हम लगातार ठोकते हैं और यदि कार्बन की मात्रा बढ़ा देंगे तो वो हाई कार्बन बन जाएगा। हाई कार्बन मतलब ज़्यादा रेंज वाला, और उसमें जब हम ज़्यादा चोट लगाएंगे तो वो टूट जाता है, उसका मशरूम हेड भी सही से नहीं बनता और वो टुकड़े टुकड़े में टूट कर गिरता है। तो ये समस्या से हमको बचना है, इसलिए हमको कम कार्बन की मात्रा ज़्यादा नहीं रखना है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर, फाइल की लंबाई मापी जाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, बहुत सारे किताबों में बहुत सारे मतभेद है, लेकिन हमारे मतभेद को एकदम स्पष्ट करना है कि आपको इसमें लगाना क्या है। एक फाइल है और फाइल के साइज कहाँ से लिया जाता है, ये आपको बताना है कि फाइल का साइज कहाँ से लिया जाता है। तो मतभेद को छोड़ के आप एक ही मत में आइए और शोल्डर से पॉइंट तक इसको लगाइए और बिल्कुल सही आंसर पाइए। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं कहीं हिल दिया हुआ है, तो मैं आपको हिल और शोल्डर के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। हिल और शोल्डर में अंतर ये होता है कि जहाँ तक दांतें कटी होती है उसको यदि आप नापेंगे तो हिल बोलते हैं। आपने हिल सुना होगा, हिल और बेली। हिल और बेली मतलब गड्ढे और उठाओ, तो ये कहाँ तक होते हैं? जहाँ तक दांतें बने होते हैं। तो यहाँ तक अपन नहीं नापते, ये हमारा गलत धारणा है। पॉइंट तो ठीक है, लेकिन हम नापते हैं यहाँ तक के, जहाँ तक के उसका ये आकार या शेप की आकृति आती है यहाँ तक के, तो इसको बोला जाता है शोल्डर या कंधा। तो हम कंधे तक लेते हैं पॉइंट से, तो हमारा आंसर जो होगा वो शोल्डर से पॉइंट होगा। ठीक है, इसका बी नंबर सही आंसर है। आप इसमें मतभेद को छोड़कर हमारे साथ आइए। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, फाइल किस धातु से बनाई जाती है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फाइल किस धातु से बनाई जाती है? तो यहाँ ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील। निश्चित तौर पे हाई कार्बन स्टील ही सही है, क्योंकि माइल्ड स्टील का फाइल बन नहीं सकता, और हाई स्पीड स्टील बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जैसे ही थोड़ा सा भी गिरेगा टूटेगा, तो उसका तो बन ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ मान लीजिए ऑप्शन में एक टूल स्टील भी होता है। यहाँ क्या होता है? टूल स्टील। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? टूल स्टील में ये और भी दोनों में हम सही लगाते हैं, तब की कंडीशन में बोला मैंने। ठीक है, अब मान लीजिए एक हाई कार्बन स्टील भी होता है और टूल स्टील भी होता है, अब दोनों होता है। अब हर चीज़ को ध्यान रखिएगा, दोनों ऑप्शन भी होता है, अब आपको एक लगाना होता है, तब आप टूल स्टील को लगाते हैं। यदि ए भी दोनों है तो आप दोनों को लगाइए, और यदि एक मात्र ये दोनों भी है, ठीक है, ये दोनों है और आपको एक चुनना है, तो आपको टूल स्टील चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि टूल स्टील एकदम सटीक होता है फाइल बनाने के लिए, जिसमें कार्बन की मात्रा 1.06 से लेकर 1.20% तक के कार्बन पाया जाता है, वो टूल स्टील के अंतर्गत आता है। टूल स्टील के बारे में हमने बहुत स्पेशल एक वीडियो बनाया दोस्तों, ये वीडियो आपको कहीं वैसे मिलेगा नहीं, लेकिन मैंने हमारे चैनल की पेज पे आप जाइए, उसे ढूंढिए, या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। मेटल चैप्टर में इसके बारे में बहुत अच्छे से एक डिटेल्स दिया मैंने, आप उसे देखिए, सारे जानकारी हो जाएगी कि टूल स्टील और हाई कार्बन स्टील में क्या अंतर है। तो यदि आपको एक चुनना है तो आप टूल स्टील को चुनिएगा, और यदि आपको दो चुनना है तो आप दोनों को चुनिएगा। यहाँ तो एक ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टील रूल किस प्रकार के माप के लिए प्रयोग किया जाता है? आपको क्वेश्चन बहुत हल्का फुल्का लग रहा हो, लेकिन दोस्तों ये इतना हल्का क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। तो आपको यहाँ बताना है कि स्टील रूल और स्केल में क्या अंतर है। तो आपको मैं आप जानकारी के लिए बता दूं कि स्टील रूल जो होता है दोस्तों स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, अर्थात यदि आप देखेंगे कि यहाँ इसके 300 मतलब 300 mm, ठीक है, इसके 300 mm जो होगा वो 300 mm होगा। लेकिन स्केल जो होता है, आपने प्लास्टिक का स्केल देखा होगा, सेलो के, फलाना फलाना कैमल के, जरूरी नहीं कि वो स्केल है। स्केल मतलब होता है वो अनुपातिक माप के लिए होता है, रेशियो में होता है। हो सकता है कि वो 300 को उसने 1:2 लिख दिया और हाफ में बना दिया, 150 mm में भी 300 mm बना दें, ऐसा पॉसिबल है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? मानक नाप, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नाप मेजरमेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो स्टील रूल जो है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप इसको निश्चित होके लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टील रूल का अल्पात्मक क्या होता है? तो यहाँ आपको बताना है स्टील रूल का अल्पात्मक क्या होता है, तो आपको लिखना है 0.5 मिलीमीटर या 1/2
आधा mm, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। समानांतर लाइन तथा सेंटर लाइन निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टील रूल, स्प्रिंग जॉइंट, जेनी कैलिपर या इनमें से कोई नहीं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए दोस्तों, आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए तो आपको मिल जाएगा कि जेनी कैलिपर जो होता है, जेनी कैलिपर आपने नाम सुना होगा, इसका और भी नाम है हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर, है ना, जेनी कैलिपर। तो ये सारे चीज़ जो है ये समानांतर लाइन खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं मालूम है आपको, ये स्टेप टाइप की जॉब जो रहता है, इसके साइड में ऐसा मुड़ा हुआ टांग एक साइड रेफरेंस हो जाता है, दूसरा सीधे जो रहते हैं उससे लाइन खींचा जाता है। जैसे ये रहता है इस टाइप से मुड़ा हुआ, एक मुड़ा हुआ और एक सीधे। तो आप यहाँ जॉब ऐसे रख दीजिए और ऐसे इसके साइड में रेफरेंस लेके और आपको जहाँ से लाइन खींचना है वहाँ खींच सकते हैं। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप किताब को देखें या आप किसी भी गूगल के माध्यम से आप एक जेनी कैलिपर को देख सकते हैं, पूरी तरह से क्लियरिटी हो जाएगी इसके बारे में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। स्क्राइबर मतलब खुरचुनी होता है, खुरचुनी आप जानते होंगे, स्क्राइबर से लाइन खींचा जाता है। अब आपको बताना है कि इस जो लाइन खींचते हैं उस धार कितने डिग्री में होता है। तो खुरचुनी जो होता है स्क्राइबर, उसके धार जो होता है वो 15 डिग्री होता है। एक्चुअली यहाँ 12 से 15 होता है, तो ये 1 से 15 ये मिस प्रिंट के कारण हुआ है, तो यहाँ आपको लिखना है 12 से 15 डिग्री उसके धार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लैट चीजल का फोर्जिंग कोण कितना होता है। तो फ्लैट चीजल का फोर्जिंग कोण के बारे में आपको तब पता होगा। फोर्जिंग कोण क्या होता है इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए ये चीजल है, ऐसा रहता है चीजल, सामने जो रहता है दोस्तों कटिंग कोण रहता है जो कि इस टाइप से जाके बनता है, लेकिन उसके बाद ऐसा टेपर जो रहता है उसको बोलता है फोर्जिंग, उसको बोला जाता है फोर्जिंग कोण, ठीक है। तो ये फोर्जिंग एंगल जो होता है ये दोस्तों ये 32 डिग्री होता है फ्लैट चीजल के लिए, ठीक है। क्रॉस कट में होता है 30 डिग्री। तो ये यहाँ पे ऑप्शन देखिए 32 है क्या, तो ये देखिए, ठीक है, ये हो गया आपका 32 डिग्री। कौन सा एंगल, जहाँ से आपको कटिंग एंगल नहीं लेना है, कटिंग तो 60 डिग्री हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ से आके आपको काल्पनिक एक लाइन बनेगा और लाइन आके जुड़ेगा, तो वो जो लाइन बनेगा वो 32 डिग्री का बनेगा। स्क्राइबर मतलब खरुशनी किस धातु से बनाई जाती है। तो देखिए हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, हाई कार्बन स्टील का लगाना है, हाई कार्बन स्टील का बनाते हैं खुरचनी, ठीक है, हाई कार्बन स्टील का। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ट्राइस्कोर का स्टॉक बना होता है। ट्राइस्कोर आपने देखा होगा, हिंदी में इसको गुनिया बोला जाता है, और गुनिया का जो स्टॉक बना होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, और इसका जो ब्लेड होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो कास्ट आयरन किसे बोलते हैं, ढलवा लोहा को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो दोस्तों ये हमारे 40 क्वेश्चन था, और इसका 40वां क्वेश्चन का ढलवा लोहा जो है बिल्कुल सही है। बिटवा लोहा रॉड आयरन होता है, नहीं होगा, माइल्ड स्टील भी नहीं होगा, पीतल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसके साथ बिल्कुल जाइए। अब बी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। और इस प्रकार से हमारा ये 40 क्वेश्चन था, और हम इसको और इसके आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन के हम डिटेल्स को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइए। यदि आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ में समस्या आई, आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट्स करिए, मुझे बताइए। और यदि आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइए और उसे ऑल कर दीजिए। जैसे आप ऑल करेंगे हमारे सारे वीडियो लगातार आप तक पहुँचती रहेगी, और इस प्रकार से आप हमारे चैनल को देखते रहिए, समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।